जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज आपको इस वीडियो में वित्त मंत्री जी फरवरी में बजट पेश करेंगी। अभी हाल ही में बजट पेश करने वाली हैं वित्त मंत्री जी। तो उसमें क्या है इन्वेस्टर और टैक्स पेयर की प्रमुख मांगे, इस वीडियो में जानेंगे। अगला है, क्या केंद्र सरकार लौटाएगी DADR के 34,402 करोड़ रुपये, जो कि कोरोना के टाइम के DADR के बचे हुए हैं 18 महीने के। क्या बजट में आशा है? तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को। रेलवे में निकली हैं कई पदों पर भर्ती नौकरियां, और अब जो भूतपूर्व सैनिक हैं एक साथ कई पदों पर आवेदन कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद जो वो एक ही पद पर आवेदन कर, वो उससे हाई अपर पद पर आवेदन कर सकते हैं सिर्फ। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बताया कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या रहेगा और उसके अनुसार कितनी होगी पेंशन और सैलरी, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका वेलकम है। और अभी इस वीडियो में देखते हैं, ये है इन्वेस्टर और टैक्स पेयर के 10 प्रमुख मांगे। सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि हो। ओल्ड टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी 50,000 रुपये है, जबकि नई रिजिम में 75,000 रुपये है। ये दो प्रकार की है, ओल्ड और न्यू। तो टैक्स डिडक्शन क्या है कि जो इनकम टैक्स हो, जो जितनी कर्मचारी की या पेंशनर्स की जो टोटल आय होती है उसमें से ये माइनस कर दिया जाता है। तो पहले जो ओल्ड स्कीम थी उसके अनुसार 50,000 रुपये था और नई स्कीम के अनुसार 75,000 रुपये है। इसे बढ़ाने की मांग की गई है कि ये 75,000 रुपये से और 50,000 रुपये से जो है इसको बढ़ाया जाए। जो ओल्ड स्कीम और नई स्कीम क्या है, दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक जो पहले लागू हुई थी पिछले साल से, उससे पहले की मतलब ओल्ड स्कीम, दोनों ऑप्शन में कोई भी जो है टैक्स पेयर इनको चूज कर सकता है। दूसरा है 10 लाख तक की इनकम टैक्स पर छूट होना चाहिए। सालाना 10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स को टैक्स फ्री किया जाए। वर्तमान में ये ओल्ड रिजिम में जो है बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख तक है और नई रिजिम में 3 लाख रुपये है। हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन में वृद्धि। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जाए। फिलहाल 60 साल से कम उम्र के लिए 25,000 रुपये और 60 साल से अधिक उम्र के लिए 50,000 रुपये डिडक्शन मिलता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हटाया जाए। इन्वेस्टर चाहते हैं कि STT को पूरी तरह खत्म किया जाए। अगर ये संभव नहीं हो तो कम से कम इसके रेट घटाए जाएं। नंबर 5 है, डेट म्यूचुअल फंड पर पुराने टैक्स नियम लागू हों। जो बजट 2023 में डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स नियमों बदला गया था, इन्वेस्टर चाहते हैं कि पुराने नियम बहाल किए जाएं। अगला है, नई टैक्स रिजिम में 25% का टैक्स स्लैब मिले। तो सालाना 15 से 18 लाख रुपये इनकम वालों के लिए नई टैक्स रिजिम में 25% का टैक्स रिजिम पेश करने की मांग की गई है। टैक्स सेविंग FD का लॉक इन पीरियड घटाया जाए। बैंक की टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो है वो लॉक इन पीरियड जो है 5 साल है अभी, तो 5 साल से घटाकर 3 साल किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि कोई जो है टैक्स सेविंग FD के अंदर को टैक्स बचाने की छूट करता है, उसमें FD कराता है, तो 5 साल से पहले उसको नहीं तुड़वा सकता है, नहीं उसको मतलब निकाल सकता है उसको पैसे, तो उसको 3 साल करना चाहिए। पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइलिंग से छूट मिलना चाहिए। अगला है कि जो पेंशनर्स हैं उनको ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भरनी चाहिए, जो हर साल भरनी पड़ती है। ऐसे पेंशनर जिन्हें सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से इनकम होती है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी जाए। अगला है, NPS की पेंशन पर टैक्स छूट।
पेंशन की एनपीएस की जो पेंशन है उस पर भी टैक्स छूट मिलनी चाहिए। नेशनल पेंशन सिस्टम जो पुराने पेंशन चालू हुई है अभी नहीं तो यूपीएस लागू हो जाएगी। तो जो एनपीएस चालू हुई है ओपीएस के बाद में 2004 से, तो उसमें जो है मिलने वाली एन्युटी पेंशन को टैक्स से मुक्त करने की मांग की गई है। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर रहने वालों को राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी पर इंडेक्शन फिर से शुरू हो। प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के लिए इंडेक्शन लाभ को फिर से लागू करने की मांग की गई है। इन मांगों को पूरा करके सरकार न केवल टैक्स पेयर को राहत दे सकती है बल्कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की को भी गति दे सकती है। अब है अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला ने लिखा है डीए, क्या बजट में केंद्र सरकार लौटाएगी डीआर के बकाया 34,402 करोड़ रुपये, कैसे मिलेगा 18 माह का एरियर। बकाया 34,402 करोड़ रुपये लौटाने का आग्रह कर चुके हैं कर्मचारी। वित्त मंत्रालय में ऐसे कई संगठनों ने अपना प्रतिवेदन दिया है। संसद सत्र में सवाल पूछा गया है मगर अभी तक सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि जिससे कर्मचारियों पेंशन को उक्त राशि मिलने का कोई संकेत नजर आता हो। अब बजट में कर्मचारियों को ये उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार पूरी राशि न सही उसका कुछ हिस्सा ही जारी कर दे। दरअसल ये राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीआर के 18 माह का केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों के डीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। तो उस समय जो है सरकार ने बचाए थे और इससे एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस बात पिछले दिनों उठाई गई थी। और ये है जो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में नॉर्दर्न रेलवे के अंदर है। यहाँ पर गोरखपुर में वैकेंसी निकली है। डेट है इसकी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 24/1/25 को और लास्ट डेट है इसकी 23/2/25 को। इसमें ये वैकेंसी है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट। तो जो है कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जा रही है। द प्रिस्क्राइब्ड कैंडिडेशन अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये रूल्स है 1962 इन द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ। ये है मैकेनिकल वर्कशॉप में 411 वैकेंसी हैं। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 53 वैकेंसी हैं। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35 वैकेंसी हैं। मैकेनिकल वर्कशॉप इजाट नगर में 151 वैकेंसी हैं। डीजल शेड में 60 वैकेंसी हैं। कैरियर्स एंड वोगन में 64 वैकेंसी हैं। कैरियर्स एंड वोगन में लखनऊ में 155 वैकेंसी हैं। डीजल शेड गोंडा में 90 वैकेंसी हैं। कैरियर्स एंड वोगन वाराणसी में 75 वैकेंसी हैं। टोटल 1104 वैकेंसी हैं। तो इस पर भूतपूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका रिजर्वेशन कोटा होता है। तो भर्ती के लिए आवेदन करते समय नौकरी में न रहने वाले भूतपूर्व सैनिक कई पदों के लिए आवेदन करते समय रियायत का दावा कर सकते हैं। मतलब जो एक्स सर्विस में कोटा है उसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई वो जो है इस कोटे का फायदा उठा सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की है कि तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 2016 की धारा के प्रावधान में एक बार भर्ती होने के बाद किसी भूतपूर्व सैनिक को आगे की भर्ती के लिए रियायत का दावा करने से रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है कि व्याख्या में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होने के रूप में की जानी चाहिए जो आवेदन की तिथि पर पहले से ही भर्ती हैं। कहने का तात्पर्य है ये उनके लिए नहीं है जो कि आवेदन तिथि हुई और उस समय वो नौकरी में नहीं है, तो कितने पदों पर भी वो छूट दावा ले सकते हैं। जो उनको अच्छे लगेगा उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहले से नौकरी में है उनके लिए ये एक्ट लागू है। जो आवेदन 2016 का है ये तमिलनाडु का उनके लिए लागू है, बाकी वैसे लागू नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रावधान ऐसे भूतपूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होता जो आवेदन के समय भर्ती नहीं हुआ था।
लेकिन बाद में उस पद के लिए भर्ती का परिणाम प्रकाशित होने से पहले भर्ती हो गया। मान लो कोई सैनिक है, वो जो है बैंक के अंदर या रेलवे के अंदर, मान लो वो रेलवे पुलिस में भर्ती हो जाता है समझ लो, या बैंक के गार्ड में भर्ती हो जाता है, और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसी समय उसने आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया उसके ऊपर वाली पोस्ट पे, तो वो ऊपर वाली पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है। इसका मतलब ये है न्याय अपनी छूट ले सकता है, उसमें एक्स सर्विसमैन का कोटे में छूट लेकर के वो उसमें ज्वाइन कर सकता है। न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति ए.डी. मारिया क्लेटे की मदुरै पीठ ने कहा कि जब कोई भूतपूर्व सैनिक तत्काल उपलब्धता के कारण निचले पद पर नौकरी स्वीकार कर लेता है तो उसे उस पद के लिए भूतपूर्व सैनिक रियायत का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब अयोग्यता स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो और जब आवेदन की कोई गलती न हो। अदालत ने कहा कि राष्ट्र के लिए अपनी सेवाओं के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली रियायत की उचित तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए, जिससे उन्हें प्रक्रियागत तरीके के लिए उचित दंडित नहीं किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि भूतपूर्व सैनिक अभी मान लो उसने 3 पदों पर आवेदन कर दिया और पहले उसका रिजल्ट आ गया सबसे छोटे वाले पद पर और उसने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में उसका रिजल्ट दूसरे पद का निकल गया साल 6 महीने के बाद में, तो उस पद पर भी वो छूट ले सकता है, अपनी एज में भी छूट ले सकता है, एक्चुअली उसमें कोटे में भी ले सकता है, सारी उस छूट उसमें वो ले सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण राष्ट्र की सेवा में व्यक्तियों द्वारा दिए गए बलिदानों की मान्यता को दर्शाता है। उन्हें दी जाने वाली रियायतें उचित रूप से और इस तरह से लागू की जानी चाहिए कि उम्मीदवारों को प्रक्रियात्मक प्रशासनिक देरी के लिए दंडित न किया जाए। तो ये न्यायालय का अच्छा फैसला है और इसमें कोई भी भूतपूर्व सैनिक है वो आराम से 2-3 पदों पर फार्म भरे और जो मान लो किसी भी पद पर उसका होती है, चाहे निचले पद पर ज्वाइनिंग हो, उस पर ज्वाइनिंग कर ले और बाद में अगर उसके पद ऊंचे वाला पद के ऊपर अगर नौकरी मिलती है उसको, तो उसमें भी उसको छूट का दावा मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार अगला है कि भाई जो है हमारे वित्त सचिव है, पूर्व वित्त सचिव जो कि उस समय पे कमीशन के दौरान थे, 7th पे कमीशन के दौरान, उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में क्या है कि भाई जो है 2.86 जो फैक्टर है ये तो चांद मांगने जैसा है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर के 2.08 के बीच में रहेगा। इस फैक्टर से वेतन में वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी। कर्मचारी संघ की मांग है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो पेंशन तथा वेतन में अच्छी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अगर देखो हम भी चाहते हैं कि 2.86 का लगे, कोई साथी ये सोचे क्योंकि मैं भी तो पेंशनर हूँ, मैं भी तो पेंशन ले रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि 2.86 का लगे। लेकिन अगर मान लो सरकार 1.92 या 2.08 फिटमेंट फैक्टर लगाती है तो कितनी पेंशन होगी ये मैं आपको दर्शा रहा हूँ। तो ये जो है मैंने सिपाही से लेकर के, ये सिपाही की है, मैंने उसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा था इसलिए लाल रेड से लिख दिया हूँ यहाँ पर। और ये जो है ऑर्डिनरी न्याय सुधार है 24 साल और 26 साल, फिर जो है न्याय सुधार 24 साल 26 साल और 28 साल है ये। तो जिस साथी को देखना है तो ये जो है फैक्टर बिल्कुल जो है 1.92 के अनुसार निकाली हुई है। ये फैक्टर जो है 1.92 के अनुसार, ये फैक्टर के अनुसार निकली हुई है ये, तो इसके अनुसार बढ़ेगी कम से कम। तो 1.92 तो कम से कम है, इससे कम तो नीचे का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अनुसार बढ़ेगी तो सिर्फ जो 14% या 15% ही बढ़ेगी, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फैक्टर जो है वित्त मंत्री के अनुसार 2.08 है। तो उसके अनुसार देखो ये जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब तक वही 1.92 का फैक्टर लगा हुआ है। सुबेदार साहब और सुबेदार मेजर साहब और लेफ्टिनेंट साहब सबके कैप्टन साहब के लिए ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ। अब जो है 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी होगी? अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रहता है तो वेतन वृद्धि इस प्रकार होगी। मौजूदा मूल वेतन मान लो जिसकी 18,000 है तो उसकी जो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से बनेगी 34,560 और 2.08 से बनेगी 37,440 और 25,000 इसका है उसकी जो है 1.92 फिटमेंट फैक्टर से बनेगी 48,000 और 2.08 से बनेगी 52,000 और जिसकी 35,000 है 1.92 फिटमेंट फैक्टर से बनेगी 67,200 और 2.08 से बनेगी 72,200
और जिसकी 50,000 है तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से बनेगी 96,000 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर से बनेगी 1,04,000। तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में कल। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।